अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी को भी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है ज़िला मुजफ्फरगढ़ और तहसील है इसकी जतोई, और जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम है हफीज़ुल्लाह। हफीज़ुल्लाह कहते हैं कि मैं अपने इलाके का एक सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ज़िला मुजफ्फरगढ़ तहसील जो जतोई है इसके साथ मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हैं, क्योंकि बहुत कम लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोग मुजफ्फरगढ़ और तहसील जतोई के बारे में जानते थे, लेकिन वहीं पे एक ऐसा केस हुआ था, जुल्म व बर्बरियत का एक ऐसा केस कि एक ख़ातून के साथ ऐसी ज़्यादती की गई थी और वो जो ख़बर हाईलाइट हो गई थी तो इंटरनेशनल लेवल पे वो हाईलाइट हो गई थी, और उस ख़ातून का नाम था मुख्तारा माई। उस ख़ातून को इंसाफ दिलाने के लिए बाहर से भी प्रेशर पड़ा और इस तरह ये केस हाईलाइट हुआ कि मुख्तारा माई के नाम से आज हर कोई इसलिए वाकिफ़ है कि उसको इंसाफ मिल सका। जिन्होंने उसके साथ ज़्यादती की थी वो अपने इलाके के इंतहाई ताकतवर लोग थे, जिनको खौफ ही नहीं था कि कभी वो पकड़े जाएंगे या उनके साथ भी कुछ हो सकता है। लेकिन कुदरत का निज़ाम कुछ और होता है, और यूँ जहाँ उसको इंसाफ मिला तो उसी बेस पे वो मुख्तारा माई बन गई, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनल लेवल पे उसका लोगों से राब्ता हुआ। वहीं रोही टीवी करंट अफेयर के हवाले से मुख्तारा माई के साथ राब्ते में रहता, मुख्तलिफ प्रोग्राम वहीं पे उसके ज़रिए कम्युनिकेशन होती, लोग जाते मिलते। मैं उन दिनों में चस्का प्रोग्राम करता था, मेरा एक कॉमेडी शो था जिसमें मैं लोगों को तंग करता था, फ़न करता था, फ़नी शो था बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं पता था मुख्तारा माई वो शो देखती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने मेरे जो टीवी के उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सॉरी, आमिर मतीन साहब, इस वक्त वो एक टीवी चैनल पे बैठ के शो भी करते हैं, बहुत ही प्यार करने वाले इंसान है, बहुत ग्रेट इंसान है। मैंने उनके साथ बहुत ज़बरदस्त वक्त गुजारा है। रऊफ़ क्लासरा और आमिर मतीन, ये बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। तो आमिर मतीन साहब मेरे बॉस थे। उनका हुक्म आया कि मज़हर आप जतोई जा रहे हो। मैं कहा सर उधर क्या करना है? कहते हैं वो शो करके आओ वहाँ पे चस्का। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मुख्तारा माई ने वेलकम किया, और जितने प्रोटोकॉल से वेलकम किया था और जिस तरह उस वक्त उसका नाम बन गया था, और दुनिया उससे मिलने के लिए टाइम लेती थी और वो टाइम नहीं देती थी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा अपनी टीम के साथ, वो मुझे अपने सबसे ख़ास कमरे में, जहाँ पे किसी गेस्ट को जाने की इजाज़त नहीं थी, एक VIP एक गेस्ट रूम बना हुआ था, लविश किस्म का, जिस तरह 5 स्टार होटल्स में होता है, क्योंकि गोरे ज़्यादातर बाहर से आते थे तो उनके लिए इंतज़ाम था। हमारी वहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम किया गया, लेकिन उसने कहा तुम मेरे कमरे में आओ। फैमिली उसकी सारी जमा थी, मुझे लेके गए कि मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम बहुत अच्छा शो करते हो, और बड़ी गपशप हुई, बहुत मोहब्बत दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी। वो एक सादा सी खातून थी, उनके अंदर कुछ बनावटी नहीं था, कुछ दिखावा नहीं था। एक बहुत ही सादा, हकीकत में जिसको सादा इंसान कहते हैं। एक वक्त आया कि वो अमीर कबीर हो गई, दुनिया ने उस पर पैसों की बारिश कर दी, लेकिन उसकी सादगी में कोई फ़र्क नहीं आया। मेरी आंखों ने देखा कि वो बच्चियों को मुफ्त तालीम देना, बच्चियों के हक़ में बोलना, गरीबों की मदद करना, और कभी उसके चेहरे पे मैंने गरूर नहीं देखा। मैं उसका फ़ैन हो गया। वो मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ, मुझसे शरारतें भी कर रही थी कि तुम बड़ा लोगों को तंग करते हो। मैंने उसको भी उनके साथ भी शो किया वहाँ पे, लेकिन मैं उनका फ़ैन हो गया उनकी ग्रेटनेस की वजह से। वो एक बहुत ही अजीम औरत है। बहुत अरसा हो गया मुख्तारा माई के साथ मेरा राब्ता नहीं है, लेकिन मैं आज भी दिल से उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ उनसे मेरी बात हो सके और मेरी उनसे गपशप हो सके। वो कमाल औरत है। अच्छा, ये सारा मैंने क्यों सुनाया? क्योंकि जो कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ उसी ही इलाके की एक ऐसी कहानी जैसे मुख्तारा माई की ही कहानी है, इससे मिलती जुलती कहानी है। तो जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, खुदा बेहतर जाना है मुख्तारा माई के केस से पहले की कहानी है या बाद की है, ये तो मुझे नहीं पता, हफीज़ुल्लाह ने नहीं बताया। लेकिन एक सच्ची कहानी जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, फ़र्ज़ी नाम उन्होंने लिख के भेजे हैं वही रखने जा रहा हूँ।
इसका मुख्तारा मई से क्या ताल्लुक है ये एंड में बताऊंगा। उसी इलाके में एक लड़की जिसका नाम था गुलनाज, और उसको प्यार से सब नाज नाज बुलाते थे। गुलनाज एक जमींदार की बेटी थी जिनका नाम था चौधरी। जमींदार का नाम था फारूक खां। फारूक खां उनको कहते थे। कास्ट उनकी क्या थी, ये एक मिलते जुलते फर्जी नाम है। फारूक खां जिम्मेदार एक बहुत बड़ा जमींदार था, लेकिन वहीं पे एक चौधरी भी था जिसका नाम चौधरी लियाकत अली था। वो उस इलाके का चौधरी इसलिए था, सबसे ज़्यादा ज़मीनें जो थीं वो चौधरी लियाकत अली की थी। लेकिन ज़िम्मेदार फारूक खां जो था वो भी एक बड़ा नाम था, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं, और उसकी एक बेटी जिसका नाम गुलनाज था, बहुत ही हसीन और जमील थी। घर के अंदर जब दौलत की रेल पेल होती है, खाना पीना हर चीज़ एहतमाम ज़बरदस्त तरीके से होता है, तो खुदा हुस्न तो देता है, नज़ाकत आ ही जाती है। तो वो तो पैदा ही हसीन और जमील हुई थी, उसमें तो हर वो अदा, हर वो नज़ाकत, हर वो खूबसूरती, हर वो अट्रैक्शन मौजूद थी जो किसी भी खूबसूरत लड़की के अंदर होती है। लाडली थी माँ बाप की, यूँ उसकी ख्वाहिश पे उसको स्कूल में दाखिल करा दिया गया। ये वो दौर था जब बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं होते थे, बहुत ही कम स्कूल होते थे, लिमिटेड बच्चियां ही होती थीं जो बड़े बड़े घरानों की थी जो सिर्फ स्कूल जाती थी, वरना हर बच्ची स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि वो लोग तालीम और स्पेशली बच्चियों की तालीम के बहुत ख़िलाफ़ थे। नाज इसलिए को उसको कहा जाता क्योंकि उसके सब घर वाले नाज नखरे उठाते थे। अब जो ज़िम्मेदार का घर था फारूक खां का, बहुत बड़ा घर था, नौकर चाकर उसने रखे हुए थे, बहुत बड़ी एक हवेली तो नहीं लेकिन हवेली से मिलता जुलता एक बड़ा घर। और ज़मींदार जब भी अपना घर बनाता है तो उसमें एक अलग साइड पे डेरा बनाया जाता है मेहमानों के लिए, कि जो भी मेहमान हैं तो उनको डेरे पे आओ भगत की जा सके, उनको ठहराया जा सके, और उस डेरे के साथ ही मुल्हिक का उनका मकान होता है। गाय भैंसें उन्होंने अपनी रखी होती हैं ताकि दूध की ज़रूरत बाहर से ना पड़े। खालिस दूध जो ज़मींदार की या चौधरी के घर में गाय भैंस होती है वो इंतहाई खालिस खुराक उनको दी जाती है ताकि उनका दूध सबसे बेस्ट हो। गुलनाज स्कूल पढ़ना शुरू हुई और जूं जूं बड़ी होती गई उसका हुस्न निखरता गया, जो भी देखता देखता ही रह जाता। वहीं एक दफ़ा स्कूल जाते हैं, अब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, 9वीं 10वीं क्लास में थी, वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी। करीब ही हमेशा जो ये स्कूल होते हैं घरों के करीब ही होते हैं कि पैदल चल के बच्चे जाते हैं, गाड़ी या बाइक पे नहीं जाते। तो वो चलती हुई जब एक जगह पे पहुंची तो एक लड़का सामने से निकलकर आकर खड़ा हो गया। वो रुक की गई और जो सामने खड़ा था वो टिकटिकी बांधे गुलनाज को देखे जा रहा था। गुलनाज एकदम से घबरा सी गई कि ये क्या माजरा है, किसकी इतनी जुर्रत हुई कि मेरे रास्ते में खड़ा हो सके और मुझे इस तरह टिकटिकी बांध कर देख सके। एकदम उसका गुस्सा ठंडा इसलिए पड़ गया, उस नौजवान को भी जब उसने पैरों से लेके यूं सर तक देखा तो उसको वो नौजवान भी हैंडसम खूबसूरत नजर आया। तो वो नौजवान गुलनाज से पूछा, मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूं कि आपके रास्ते को मैंने रोका इसलिए कि दिल के हाथों मजबूर हो गया हूं। कितने दिनों से इसी जगह पे मौजूद होता हूं, रोज़ हिम्मत करता हूं आपको रोक के आपका नाम पूछ सकूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती। आज ये गुस्ताखी मुझसे हो गई है। मैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ के इस गुस्ताखी की आपसे माफ़ी चाहता हूं और एक और गुस्ताखी भी करता हूं। आपका नाम क्या है? इतना कहना था कि वो एकदम से जैसे होश में आ गई। कुछ लम्हों के लिए उसकी खूबसूरती में वो भी खो गई थी। वो भी एक वजीह खूबसूरत हैंडसम नौजवान था, लेकिन एकदम उसको याद आया वो एक गांव की लड़की है और इस तरह रास्तों में खड़े होकर बात करना जेब नहीं देता। वो एकदम से चल पड़ी।
और जब आगे की तरफ बढ़ गई तो उसका दिल किया वो पीछे मुड़ के देखे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो सकी और वो चलती हुई स्कूल पहुंच गई। जब वो स्कूल से वापस आई तो उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो सोच रही थी क्या वो वहीं पे मौजूद होगा, वो इसका इंतज़ार करने के लिए क्या वहाँ पे रुका होगा। लेकिन चलती चलती जब उस जगह पे पहुंची तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो अपने घर पहुंच गई और जब रात हुई तो वो अपने बिस्तर पर लेटी। सबके साथ जितने भी लोग हैं सबके साथ पहला इश्क ऐसा ही होता है कि जब पहली दफ़ा कोई पसंद आता है तो वो जो रात होती है उस रात नींद नहीं आती। कई लोगों के साथ ज़िंदगी में ऐसा हो चुका होगा और उनको वो रातें याद होगी कि हाँ हम भी रात को सो नहीं सके थे। नींद ही उड़ जाती है। वो महजबी या वो हीरो ऐसा नज़रों में बस जाता है कि बस करवटें लेटते लेटते कब जाके आंख लगती है पता ही नहीं लगता। वो भी ऐसे ही करवटें बदलती रही लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो लड़का बार बार उसके चेहरे के सामने आ रहा था। सुबह हुई, वो तैयार हुई इस नीयत से कि आज शायद फिर उससे आमना सामना होगा, क्योंकि वो खुद सोच रही थी कि मैंने उसको जवाब क्यों नहीं दिया। नाम ही तो पूछा था, अगर मैं जवाब दे देती तो क्या कयामत आ जाती। आज शीशे के सामने खड़ी बनते सवरते हुए यही सोच रही थी आज तो देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, आज तो पागल हो जाएगा। और जब वो घर से निकली तो वो सोच रही थी वो तो पागल हो जाएगा, देखता भी रह जाएगा, लेकिन क्या मैं उससे बात कर सकूंगी। वो चलती 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 जब उस जगह पे पहुंची जहां पे वो सामने एक दरख्त की ओर छुपा हुआ था, निकल के सामने आ गया था तो वो सामने नहीं आया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नहीं था। वो आगे बढ़ गई। स्कूल से छुट्टी हुई, वापस आई तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसका दिल दुखी सा हो गया कि कहाँ चला गया। कल क्योंकि मैंने उसको जवाब नहीं दिया था, शायद वो डर गया। बार बार तो कह रहा था गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, एक और गुस्ताखी करना चाहता हूँ, नाम पूछना चाहता हूँ, तो मैंने तो उसको जवाब नहीं दिया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, यहाँ तक कि छुट्टी का दिन आ गया और वो नाउम्मीद हो गई कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया। काश मैं उसको अपना नाम बता ही देती, काश मैं उसको जवाब दे ही देती। क्योंकि रोज़ अब जब रात को सोने के लिए लेटती हूँ तो जितनी मोहब्बत से उसने आके कहा था कि गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ और एक और गुस्ताखी करना चाहता हूँ, उसकी अदा, उसका बोलने का अंदाज़, उसके बालों का स्टाइल, दिल पे हाथ रख के माफ़ी का इजहार करना कि गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, वो सब अदाएं उसको याद थीं। गुलनाज छुट्टी वाले दिन घर पे रही और अगले दिन स्कूल के लिए रवाना हुई। अब उसके दिल में कतअन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो जानती थी वो खफा हो गया है, शब डर गया है, अब शायद उससे मुलाकात कभी ना हो। लेकिन वो जैसे ही उसी जगह पे पहुंची तो उसने देखा दरख्त की ओर से किसने छुप के उसको देखा है और वो छुप गया है। वो रुक सी गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। दिल ने कहा वही है, छुप छुप के देख रहा है। तो बोली कौन है दरख्त के पीछे, सामने आओ, मैं तुमसे मुखातिब हूं। कौन है दरख्त के पीछे, सामने आओ। जब दूसरी दफा उसने कहा तो कोई भी दरख्त के पीछे से सामने नहीं आया। तो बोली अगर इस दफ़ा तुम सामने ना आए तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगी, इसलिए कह रही हूँ फ़ौरन सामने आओ। जब तीसरी दफ़ा ये धमकी दी कि नहीं तो मैं दरख्त के पीछे आ रही हूँ, तो वो दरख्त के पीछे से निकल के सर झुका के वहीं पे खड़ा हो गया। ये वही था जिसके वो रोज़ रात को सपने देख रही थी, जिसके लिए बन संवर के आती थी, लेकिन वो चला गया था, लेकिन वो तो वहीं मौजूद था, छुप छुप के देख रहा था। तो गुलनाज उससे बोली क्या नाम है तुम्हारा? गुस्से में बोली। उसने चेहरा नीचे झुकाया हुआ था, ऊपर आंखों को उठाया और कहा मेरा नाम बेहजाद है। और वो उसकी तरफ खड़ी देखती रही कि क्या मैं इसको अपना नाम बताऊं। नहीं, पहले ये मेरा नाम पूछे। तभी उसने फिर से कहा मैं चला जाऊंगा यहां से, बस एक दफा इतना बता दीजिए आपका नाम क्या है।
तो एकदम से जैसे उसके अंदर से आवाज़ आई कि हाँ बता दो, फौरी बोली मेरा नाम गुलनाज है, लेकिन सब मुझे प्यार से नाज कहते हैं। तो एकदम उस लड़की के अंदर हिम्मत सी जैसे आ गई और उसने कहा क्या मैं भी आपको नाज पुकार सकता हूं? अब ये डायरेक्ट सवाल किया जा रहा था। नाज तो वो पुकारते थे जो प्यार करते थे, जो करीबी थे, अभी तो दोस्ती तक नहीं हुई थी, तो वो डायरेक्ट पूछना चाह रहा था कि मैं गुलनाज के बजाय नाज कहूं। कुछ सेकंड वो नीचे तकती रही और उसके बाद उसने गर्दन ऊपर उठाई और जुबान से जवाब देने की बजाय गर्दन हिला दी। ऐसे गर्दन हिला दी जैसे कह रही हो हाँ ठीक है, तुम भी मुझे नाज कह सकते हो। यह था वो जिंदगी का पहला दिन जब उन दोनों के बीच में वो इब्तिदा हुई थी जिसको मोहब्बत की इब्तिदा कहते हैं। और जब वो कॉलेज स्कूल से वापस आई थी तो वहीं पे मौजूद था। वहीं पे खड़े होकर उन दोनों ने कुछ बातें की। वो घर चली गई। अगले दिन फिर जब वो वहाँ पे पहुँची तो स्कूल टाइम पे ही वो वहीं पे मौजूद था। उसने एहतराम के साथ कहा, नाज आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो नाज ने कहा, आप भी कुछ कम नहीं लग रही हो। बस इतनी सी बात हुई। नाज चली गई और स्कूल से वापस आई। फिर भी ऐसे 2-3 बातें हुई, लेकिन ये सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि अब वो रोज़ वहीं रुकती, वो उसका इंतज़ार करता, वो बातें करते और वो चली जाती। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि नाज के साथ एक सहेली ने भी आना शुरू कर दिया। उसने कहा, मुझे अकेले मसले बन रहा है, मैं तुम्हारे साथ ही चला करूँगी। उसको किसी बात का नहीं पता था। वो रोज़ साथ आना शुरू हो गई। तो उससे मसला ये हो रहा था, वो दो प्रेमी जो दोनों प्यार करते थे, अब उनका मिलना कम हो गया था। वो इस तरह आगे पीछे होती, जान के किसी किसी दिन के उससे जल्दी निकल आती तो वो फिर वहीं मिल लेते। लेकिन अब अहदो पैमा, मोहब्बत की राजो नयाज की बातें, वो सब जो ख्वाब देखे जाते हैं वो दोनों के बीच में तय हो चुके थे। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, दोनों को प्यार हो चुका था और साथ जीने साथ मरने की कस्में भी खाई जा चुकी थी। लेकिन एक गांव का जो कल्चर होता है उस वक्त का, स्पेशली अब तो मुझे नहीं पता, शायद बदल गया हो, वक्त है, तहजीब के दायरे में रह के मोहब्बत का एहतराम होता था। तहजीब के दायरे में रह के हाथ को भी छूना होता था तो इजाज़त लेके हाथ को पकड़ा जाता था। पाकीज़ा मोहब्बत होती थी। यूं उन दोनों की मोहब्बत इस हद तक परवान चढ़ी और इतनी सच्ची हो गई कि अब उस लड़की की वजह से उनका कम मिलना जुलना होता। तो एक दिन प्रोग्राम ये बना कि आज मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा। नो सॉरी, ये उनकी जो चर्चे हो रहे थे मिलने के, ये बात स्कूल तक भी पहुंच गई। और जब स्कूल तक भी बात पहुंच गई कि बहजाद और गुलनाज एक दूसरे से मिलते हैं, रोज़ बातें करते हैं, इनके बीच में कोई चक्कर चल रहा है, ये बातें इधर इधर होती होती उधर ज़मींदार के कानों तक भी पहुंच गई कि आपकी बेटी तो किसी के साथ मिल रही है। उसके चर्चे हो रहे हैं। स्कूल के अंदर तमाम लोग बातें कर रहे हैं कि फारूक खां की जो बेटी है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। जब बाप को पता लगा तो बाप ने बेटी को मारा और उसी दिन आर्डर जारी कर दिया कि आज के बाद तुम घर से बाहर निकली मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और जब ये आर्डर सादिर हो गया तो उसके बाद उसका स्कूल जाना बंद हो गया। चौधरी लोग, ज़मींदार लोग, वडेरे लोग कहाँ बर्दाश्त करते हैं कि बेटियां पढ़ने जाएं। अगर वो गलती से पढ़ने की इजाज़त दे भी दें और उनको पता लग जाए कि बेटी किसी के साथ चक्कर चला रही है, उनकी तो इज्जत खाक में मिल जाती है। उनकी तो जो पगड़ी है वो ज़मीन पे गिर जाती है। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके लिए तो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूँ गुलनाज का स्कूल जाना बंद हो गया। अब वो घर पे होती थी। वहाँ वो बेचैन होता था, वहाँ वो घर पे बेचैन होती थी। वहाँ उसको पता लग चुका था बेहजाद को कि गुलनाज का स्कूल जाना बंद करा दिया गया है। उसने जैसे कैसे अपनी एक कज़न से राब्ता किया जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। उसको जैसे वर्गलाया, पैसे दिए, जैसे कैसे राज़ी किया कि तुम गुलनाज के पास घर जाओ मिलने के बहाने और उससे कहो आज रात को जब सब सो जाएंगे तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, 12 बजे तुम मेरा इंतज़ार करोगे। वो कज़न गई मिलने के बहाने घर, उससे बैठी, गपशप की,
और उसने उसको पैगाम पहुंचा दिया कि वो आज रात को 12 बजे तुमसे मिलने के लिए आएगा। शाम हुई और जैसे ही अंधेरा फैलना शुरू हो गया तो behzad तैयारी कर रहा था कि रात के 12 बजे और मैं उसके घर पहुंचूं। उधर वो भी घर में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी कि आज उसने मिलने के लिए आना है। दिल की धड़कन तेज थी, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। मैं इनकार भी नहीं कर सकी, मैं खुद भी मिलने के लिए बेचैन हूं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। लेकिन वो जो मजनू सा बन चुका था अपनी लैला से मिलने के लिए, ऐसा बेताब था, उसको किसी चीज का कोई खौफ नहीं था। 10 बज गए, 11 बज गए, सारे घर वाले सो गए। वो मुतमईन सी हो गई गुलनाज कि सब सो गए हैं, डर नहीं है। वो भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी इस अंदाज में कि मैं सो चुकी हूँ। घर वाले देखें तो उनको लगे गुलनाज सो गई है, लेकिन वो हकीकत में जाग रही थी और घड़ी की तरफ उसकी तवज्जो थी। जैसे ही 11:15 हुए वो अलर्ट हो गई, उसके आने का टाइम था। ये ज़मींदार का जो घर था काफ़ी बड़ा घर था, उसके काफ़ी कमरे बने हुए थे और उसके आगे सहन था। सहन के साथ जो दीवार थी बहुत ऊंची दीवार थी और वो जो 11:30 से ही ज़मींदार के घर के करीब चक्कर लगा रहा था कि कोई जाग तो नहीं रहा। उसको इत्मीनान हो गया था कि सब सो रहे हैं, इर्द गिर्द भी कोई नहीं जाग रहा, कि कोई उसको देखने वाला तो नहीं है। वो मुंह पे रुमाल बांधे हुए था ताकि कोई उसका चेहरा पहचान ना सके। और जैसे ही 12 हुए उसने जो जगह बताई थी कि जो तुम्हारा मेन दरवाज़ा है उसकी जो साथ वाली दीवार है उसके ऊपर से मैं कूद के आऊँगा। जैसे कैसे ईंटों का सहारा लेके मुश्किलों से वो दीवार तक तो चढ़ गया, जो ऊंची दीवार थी। और जब दीवार पे चढ़ के बैठा, इधर उधर देखा, घर के अंदर बिल्कुल खामोशी थी, लगता था सारे सो चुके हैं। वहीं पे बैठे उसे दूर से एक ह्योला सा नज़र आया। वो कोई और नहीं गुलनाज थी जो दरवाजे में खड़ी उसको इशारा कर रही थी कि हाँ सब क्लियर है। तब उसने नीचे छलांग मार दी। छलांग मारने के बाद उठा नहीं, वहीं पे बैठा रहा कि फिर से इत्मीनान हो जाए कोई जाग तो नहीं गया। और लड़की भी उधर देखती रही गुलनाज के कोई जाग तो नहीं गया। कोई भी नहीं जागा था। तो थोड़ी देर के बाद वो वहां से उठा और गुलनाज भी चलती हुई आई। वो एक साइड पे खड़े होके मिलना शुरू हो गए। गुलनाज उससे कह रही थी तुमने बहुत गलत किया, ये बहुत बड़ा रिस्की काम है, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। उसने कहा मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता, जीना मरना तुम्हारे साथ है। क़यामत आती है तो आ जाए, मैं क़यामत को भी देख लूँगा। वो इसी तरह मोहब्बत की बातें कर रहे थे कि उनकी बुरी किस्मत, घर के अंदर कोई जाग गया। और ना सिर्फ जाग गया बल्कि उसने उन दोनों को खड़े हुए देख लिया। और उसके बाद आहिस्ता से इस अंदाज में चलना शुरू किया कि ये दोनों बेखबर बातों में मशगूल थे। उसने जाते ही इसको ना सिर्फ थाम लिया बल्कि शोर मचा दिया। यूं हवेली के उस घर के जितने भी लोग थे, ज़मींदार फारूक खां के घर के, वो सब जाग गए और behzad को पकड़ लिया गया। फारूक खां का बस नहीं चल रहा था। वो कह रहा था मारो इस खबीस को, इतना मारो इतना मारो, इसकी हड्डियां तोड़ दो। इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी दहलीज को पार करने की। उसको मारा गया, बेइंतहा मारा गया। इतना मारा गया कि उसकी हड्डियां तो नहीं टूटी लेकिन ऐसा अधमुआ कर दिया। अधमुआ बोलते हैं यानी आधा मरा हुआ, जिसके अंदर हिम्मत ही ना हो। और मार मार उसको शदीद जब वो जख्मी कर चुके तो उसने कहा इसको बांधो और बांध के वीराने में फेंकाओ ताकि भेड़िए, कुत्ते, जानवर खा जाएं इसको। उसके जो मुलाजिम थे वही मार रहे थे। उन्होंने बांधा और उसको उठाकर वीराने में छोड़ आए। उसके नसीब अच्छे, वीराने में किसी जानवर ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। वहां रात सारी वो बंधा पड़ा रहा और सुबह राह गुजरते किसी शख्स ने उसे देख लिया और उसके हाथ पांव खोल दिए। behzad आज़ाद हुआ और अपने घर पहुंचा। माँ बाप उसकी हालत देख के परेशान हो गए कि ये कैसे हुआ। तो उसने माँ बाप से कहा मैं गुलनाज से प्यार करता हूँ, मैं गुलनाज से शादी करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जीना मरना अब गुलनाज के साथ है। उसके बाप ने मुझे मारा है, उसके बाप ने मुझे कहा है कि तू दोबारा यहाँ नज़र आया तो तुझे कत्ल कर देंगे। तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के ये चोरी करने आया था, तुझे कत्ल करके फेंक देंगे। इस दफ़ा तो तुझे ज़िंदा छोड़ रहे हैं। मुझे पता है वो ऐसा कर गुजरेगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ
आप लोग मेरा रिश्ता लेके उसके पास जाएं। आप लोग रिश्ता लेके फारूक खां के पास जाएं और हर सूरत में मुझे उससे शादी करनी है, वरना मैं अपनी जान ले लूँगा। वालिदैन थे, बेटे के आगे मजबूर हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम रिश्ता लेके जाते हैं। यूं कुछ दिनों के बाद behzad के माँ बाप फारूक खां के घर रिश्ता लेके गए। और जब फारूक खां को आने का मकसद पता लगा कि ये उसी लड़के के माँ बाप हैं और रिश्ता लेके आए हैं, तो उसने कहा आप लोग मेरी दहलीज पे आए हैं, मेहमान हैं, तो इसलिए आपको खैरियत से वापस जाने दे रहा हूँ, वरना मैं आपको धक्के मार के निकालता कि एक तो आपने के बेटे ने मेरे घर की दहलीज को पार किया है और अभी तक वो जिंदा है। ये मेरा बड़ापन है। मेरी जगह पे कोई और होता तो उसी वक्त उसको मार के कहीं दफना भी चुका होता। ये मेरा बड़ापन है कि उसको उस दिन मैंने माफ़ कर दिया, नहीं तो चोरी का इल्ज़ाम लगा कि मैं गोली मरवा देता। मैं कहता हमें क्या पता, रात को कोई चोर घुसा हमारे घर में, हमने गोली मार दी, तो मुझे किसने पूछना था। और मैंने तो उसको बंधवा के फेंकवाया था, वो वहाँ से भी बच गया, तो यही तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है कि तुम्हारा बेटा बच गया है। आइंदा जुर्रत ना करना इस घर आने की, जाओ यहाँ से। behzad के माँ बाप बेइज्जत हो के वहाँ से आ गए और बेटे को बता दिया कि नहीं, तुम्हारा रिश्ता वहाँ पे नहीं हो सकता, चौधरी फारूक खां कभी नहीं मानेगा। अब उसके पास कोई हल नहीं था, रिश्ते से इनकार हो गया था। मैं क्या करूं? उसे हर सूरत में उससे शादी करनी थी। वो घर से निकला और उसी इलाके में मौजूद एक डाकुओं के ग्रुप के पास पहुंच गया। वो अलर्ट हो गए। उन्होंने इसको बांध दिया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे एरिया में आने की। उसने कहा इसलिए मैं आया हूं, मुझे तुम्हारा साथी बनना है, मुझे किसी से अपना बदला लेना है, मुझे अपने प्यार को हासिल करना है। उन्होंने कहा तुम नौजवान हो, ठीक है, तुम्हारा खून ताज़ा है, जनून है, लेकिन क्या सबूत है कि तुम कुछ कर सकते हो? उसने कहा क्या सबूत चाहिए? उसने कहा हम चाहते हैं तुम हमारे साथ चलो और दिखाओ तुम्हारे अंदर हुनर क्या है। वो लोग उसको साथ लेकर गए एक जगह पे, सड़क जहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ी कभी कभी गुजरती थी, ये लोग वहीं पे छुप जाते थे। और इनका डाका डालने का अंदाज ये था कि सड़क के दरमियान में एक बड़ा सा दरख्त का पीस काट के डाल देते थे। जो भी गाड़ी आती थी यकीनन उसको आके ब्रेक लगानी पड़ती, और जैसे वो ब्रेक लगाती ये इसको चारों तरफ से घेर लेते और बंदूकें उन पे तान लेते और जो कुछ होता उनका लूट लेते। ऐसी एक रात वो छुपे हुए थे, दरख्त का बहुत बड़ा तना रोड के दरमियान में पड़ा हुआ था कि दूर से एक गाड़ी आ रही थी और वहीं पे उन्होंने कहा behzad से तैयार रहना, आज तुम्हारा इम्तिहान है, हमारे लिए तो एक आम सी बात है, देखते हैं आज तुमने डीलिंग करनी है, ये जो गाड़ी वाला आ रहा है इसके साथ तुमने ज़रा अपने आप को मनवाना है। उसने कहा मसला ही कोई नहीं। उसने चेहरे पे नकाब किया हुआ था। जैसी गाड़ी वाला आया और करीब आके रुका, वो तना इस अंदाज में गिराया जाता था जैसे दरख्त गिर गया हो। ये नहीं महसूस हो दूर से किसने जान के गिराया हुआ, ऐसा लगता था दरख्त हवा से गिर गया हुआ है। जैसे गाड़ी आई उसने देखा कि दरख्त हवा से गिरा हुआ है, वो रुक गया, और जैसे रुका तो इन डाकुओं ने चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया और सबसे आगे behzad था। वो ड्राइविंग सीट पे गया और उस बंदे को मुँह इसने छुपाया हुआ था, कहता है निकाल जो कुछ भी है। वो डर गया, समझ गया कि डाकुओं ने मुझे घेर लिया है। ये दो बंदे थे। अभी तक जो सामने आए थे सारे डाकू सामने नहीं आए थे। एक behzad सामने आया था, एक और सामने आया था, बाकी पीछे की तरफ थे। वो दोनों समझे जो गाड़ी में थे कि शायद ये दो डाकू हैं और नहीं है। तो वो अपना सामान चीज़ें निकाल के देने लगे। वो कहीं से कैश लेके आ रहे थे, उन्होंने कैश भी दे दिया। तो उसमें से एक फुर्तीला था, उसने तरीके के साथ behzad की गन के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की। जैसे ही उसने बंदूक के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की, वो इतना अलर्ट था कि उसने 10 सीधे फायर कर दिए। दोनों बंदों को वहीं मौके पे उसने मार दिया, और मारते हुए उसका हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं लरजा, एक सेकंड के लिए भी उसका हाथ नहीं कांपा। उसको डर नहीं लगा कि वो क्या कर रहा है। वो उनको लूटने के बाद वहां से निकल गया और वो मनवा चुका था उन डाकुओं को कि ये किसी को मारने से भी नहीं डरता। और पहली दफ़ा था कि बड़े बड़े लोग किसी को कत्ल करते हुए घबरा जाते थे। जब वो किसी को गोली मारते थे और तड़प के कोई सामने मर जाता था तो वो डर जाते थे, और ये ज़रती बराबर भी नहीं डरा था। और तभी वो मान गए कि नहीं,
तुझे मान गए हैं, दिलेर बंदा है, तूने पहला कत्ल किया और वो भी 2 बंदूकों का, और तू थोड़ा सा भी नहीं घबराया, तू हमारा साथी है। यूं बहजाद उन डाकुओं का साथी बन गया और उनके साथ मिलकर चोरियां और डकैतियां, ज़्यादातर डाके मारने लगे। उधर जिम्मेदार फारूक खान ने बहजाद के माँ बाप को तो रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन वो इस इंतज़ार में था कि वो चौधरी रहमत अली, यही नाम है ना, लियाकत अली, चौधरी लियाकत अली से मिले और अपनी बेटी की रिश्ते की बात करें। चौधरी लियाकत अली की जो बीवी थी वो फौत हो चुकी थी। उस बहुत बड़ी हवेली में चौधरी लियाकत अली और उसका बेटा रहते थे। जब फारूक खान उनसे मिला और आपस में बातें की और उसने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करना चाहता हूं, तो लियाकत अली ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। उसने लड़की को देखा हुआ था और बेटे से जब पूछी तो उसके बेटे ने भी गुलनाज को देखा हुआ था या सुन रखा था। खुशी खुशी उसने कहा हाँ, मुझे उसी से शादी करनी है। यूं चौधरी लियाकत अली और फारूक खान की आपस में जुबान हो गई कि हम दोनों बच्चों की शादी करने जा रहे हैं। इलाके का एक चौधरी था, दूसरा इलाके का जमींदार था। धूमधाम से शादी होनी थी। यूं अनाउंसमेंट हो गई और धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगी। खूब पहरा बिठाया गया था, बेहतरीन इंतजामात किए गए थे, यहां तक कि शादी खैरो आफियत से हो गई। और जब बहजाद को पता लगा कि उसकी महबूबा किसी और की दुल्हन बनकर किसी और के घर में चली गई है, और जब तक उसको पता लगा, वो दूर कहीं छुपे हुए थे, डाका मारने गए हुए थे, तो उस वक्त तक शादी को 3-4 दिन भी गुजर चुके थे। उसने एक औरत के ज़रिए पैगाम पहुंचाया कि मैं अब सब कुछ तुम्हें दे सकता हूं, मेरे पास ताकत है, मैं डाकू बन चुका हूं, मेरे पास सब कुछ है और मैं ये तुम्हारी ज़ात के लिए बना हूं, तुम्हें हासिल करने के लिए बना हूं। सब कुछ छोड़ो, इस औरत के साथ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब खुशियां दूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो मैं सब कुछ दूंगा। ये औरत तुम्हें लेने के लिए आई है। तो गुलनाज ने पैगाम भिजवाया, नहीं, मेरा अब किसी के साथ निकाह हो चुका है और मैं अब किसी की बीवी बन चुकी हूं। सिर्फ निकाह नहीं हुआ, मैं उसकी दुल्हन बन के उसके घर आई हूं और मैंने उसको एक बेहतरीन शौहर पाया है। वो बहुत प्यार करने वाला शौहर है। हम दोनों के बीच में एक मियाँ बीवी का रिश्ता बन चुका है। उस रिश्ते के बनने के बाद मैं समझती हूँ मुझे अपना माजी भुला देना चाहिए और अपने माजी को भुलाकर अपने जो मेरा शौहर बन चुका है, जिसके साथ मेरा निकाह हो चुका है, अपनी सारी ज़िंदगी अब उसके नाम कर देनी चाहिए। मैं दिल से माजरत ख्वाह हूँ, मुझे भूल जाओ और आइंदा कभी मुझसे रब्ता मत करना। क्योंकि उन 3 दिनों में चौधरी लियाकत अली के बेटे ने गुलनाज को बहुत रिस्पेक्ट दी थी, बहुत प्यार दिया था, बहुत केयर की थी। उसके बाद उसका दिल भी मोड़ दिया, ऐसा मुड़ा उसका दिल कि उसके दिल में अपने शौहर के लिए मोहब्बत और इज्जत पैदा हो गई थी। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन उधर जब उसको वापसी का पैगाम मिला बहजाद को कि गुलनाज ने आने से इनकार कर दिया है, बल्कि उसका कहना यह है कि उस शौहर के साथ ही अब मैं रहूंगी, तो वो मौके की तलाश में था कि मुझे मौका मिले और मैं बदला ले सकूं। शादी के 25-30 दिन, 35 दिन के, तकरीबन 30-35 दिन ही हुए होंगे। गुलनाज का शौहर किसी काम के सिलसिले में शहर गया और ये खबर जो उसने अपने जासूस छोड़ रखे थे बहजाद, उस तक पहुंच गई कि चौधरी लियाकत अली का बेटा गुलनाज का शौहर शहर गया हुआ है, वो किसी वक्त भी वापस आ सकता है। वो अपने ग्रुप को, अपने गैंग को रेडी कर चुका था कि वो दिन को आए, शाम को आए, रात को आए, रास्ता तो यही इस्तेमाल करना है जो गांव को एक ही रास्ता जाता है, उसको रोकना है। और शाम के टाइम वो शहर से जब वापस आया तो ये लोग पहले ही वहीं पे मौजूद थे, हर गाड़ी को दूर से देखते, उनको चेक कर रहे थे। और जब गुलनाज के शौहर की गाड़ी पहुंची तो ये ऐसा गुस्से में पागल हुआ था, ये गया और उसके करीब उसने देखा और उससे पूछा, तू है ना गुलनाज का शौहर?
तो चौधरी लियाकत अली के बेटे को शदीद गुस्सा आया। उसने कहा, तमीज़ से तू मेरी बीवी का नाम ले रहा है और वो भी बदतमीजी से। है कौन तू? उसने कहा, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं बताता हूँ मुझे कौन हूँ। उसने अपनी बंदूक उठाई, कड़क कड़क, मैगजीन तो पहले ही चढ़ा हुआ था, गोली लोड की और दर 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 कहते हैं कितनी गोलियां उसके सीने में डाल दी। एक नहीं, कितनी गोलियां उसके सीने में मारी। वो बेचारा वहीं मौके पे मर गया। और उसके बाद ये सारे डाकू वहां से रवाना हो गए। चौधरी लियाकत अली तक ये खबर पहुंची तो उसके लिए तो एक कयामत की खबर थी। उसका एक ही तो बेटा था। उसने शादी इसलिए नहीं की थी दूसरी कि जो दूसरी बीवी आएगी पता नहीं मेरे बेटे को मोहब्बत, मां का प्यार दे सके या ना दे सके, इस खौफ से तो उसने दूसरी शादी तक नहीं की थी। और उसका वही एक बेटा ही आज जालिमों ने मार दिया था। वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, लेकिन कर ही क्या सकता था। नौजवान औलाद, अभी शादी को कितने ही दिन हुए थे कि जा चुका था। यूं उसको आखिरी रसूमात अदा करके ज़मीन के हवाले कर दिया गया, सुपुर्द खाक कर दिया गया, कब्र में दफना दिया गया। चौधरी बहुत उदास था। बेटे की मौत ये बहुत बड़ा सदमा था उसके लिए कि वहीं उसको कुछ दिनों के बाद एक और ख़बर मिली कि उसकी बेटी जो बहू है, क्योंकि 40 दिन तो उसने वहीं पे रहने थे, इद्दत के गुजारने थे, तो उसको पता लगा मां बनने वाली है। लेकिन उससे पहले ही गुलनाज, जब शौहर मर गया, 40 दिन उसके पूरे हो गए इद्दत के, वो अपने माँ बाप के घर जाने के लिए तैयार हुई, तो वहीं पे उसको लियाकत अली ने कहा, मेरा बेटा भी चला गया, मेरी बीवी भी चली गई, कम से कम तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी तो है। इस घर में तेरी वजह से रौनक है, तू भी मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा बंदा हूं, मैं क्या करूंगा। तू मेरी बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है, तू इस घर में रहे। उस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, खाना पीना, वो एक जमींदार घर की बेटी तो थी, लेकिन ये एक चौधरी की हवेली थी, उससे भी बहुत बड़ी हवेली थी। हर वक्त एक हीरे की अंगूठी थी, बहुत बड़े हीरे की अंगूठी, वो अपनी उंगली से खेलती रहती, उसको बहुत पसंद थी। वो उसके शौहर के प्यार की निशानी थी। जब उनकी सुहाग रात थी तो शौहर ने वो उसको तोहफा दिया था और उसको कहा था, मुझसे जब तक प्यार करती हो ना, इसको कभी अपने आप से अलग मत करना। जिस तरह ये डायमंड की रिंग है, छोटा सा इसके अंदर डायमंड है, कि ये जो, वो तो खैर बड़ा डायमंड होगा, ये जो डायमंड की रिंग है ये भी डायमंड ओरिजिनल ही है। डायमंड की जो रिंग है ये अपने आप से कभी जुदा मत करना, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है। तो वो उससे मुस्कुरा के बोली थी, मैं तो मरूंगी तो इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। तो उसने उसके मुंह पे हाथ रख दिया था, ऐसी बात मत करना, तुम क्यों मरोगी। वो नहीं जानती थी कि जो मरने की बात कर रही है वो जिंदा रहेगी, शौहर मर जाएगा। तभी तो अपने बाप के सामने, अब वो उसको बाप कहती थी, चौधरी लियाकत अली को अक्सर कहती, बाबा, उसने कहा था इसको कभी अपने आप से जुदा मत करना, और मैंने उसे कहा था मैं मरूंगी तो ये साथ मेरे जाएगी। मरना तो मैंने था बाबा, वो क्यों मर गया। बाबा ये मेरे साथ जाएगी, अब मैं भी मरूंगी तो ये मेरे मोहब्बत की निशानी है, ये मेरे साथ जाएगी। बाप जो ससुर भी था रो पड़ता, वो रो पड़ता, उसके सर पे हाथ रखता, वो भी रो पड़ती। लेकिन जब ये घर में खुशखबरी मिली कि वो मां बनने वाली है, तो वो जो बुझ सा गया था चौधरी लियाकत अली, उसके दिल में फिर से एक दफ़ा खुशियां आ गईं कि चलो मेरा एक वारिस आने वाला है, बेटा या बेटी मेरे घर में एक वारिस आने वाला है। और यूं नाज की देखभाल की जाने लगी कि खैर व आफियत से उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो। और दिन जूं जूं करीब आ रहे थे, दाई आती, चेक करके जाती। उन दिनों में वहाँ पे, आज भी सिस्टम वहीं पे, ये बहुत बैकवर्ड इलाके हैं, दाई आती थी। अब तो खैर लोग अस्पताल चले जाते हैं, उस वक्त अस्पताल का सिस्टम नहीं होता था। दाई को ही बुलाया जाता, पूरे इलाके की एक ही दाई होती थी, दो दो नहीं होती थी। और उस दाई के बाद उसकी बेटी, उसकी नस्ल में से दाई बनाया जाता था, उसको बुलाया जाता, वो आती, माँ और बेटे को चेक करती, उनको पता होता था क्या करना है क्या नहीं, वो सारा चेक करती। जब वो माँ बनने के बिल्कुल करीब थी तो खबर उड़ती उड़ती behzad तक भी पहुंच गई कि उसकी महबूबा गुलनाज मां बनने वाली है। तो उसने बंदे भेज के वो जो
दाई थी उसको उठवा लिया, अगवा करा लिया। दाई को जब उसके सामने पेश किया गया तो उसने कहा, ओ माई क्या चाहती है, मार दूं या जिंदा रखूं? उसने हाथ जोड़ दिया। उसने कहा, मैं तो गरीब औरत हूं, मुझे जिंदा छोड़ दे, मुझे क्यों मारना है? उसने कहा, एक शर्त पे छोड़ूंगा, गुलनाज के यहाँ तू ही जाएगी बच्चे के पैदा करने के लिए। तूने मेरा एक काम करना है, पोटली इधर लेके आओ। एक पोटली लेके आओ, उसमें अच्छा खासे नोट थे, चीज़ें थी, जेवरात थे। उसने कहा, ये ले, ये तेरा इनाम, जिंदा भी छोड़ रहा हूँ, इनाम भी दे रहा हूँ। उस बच्चे को भी तूने मार देना है और उसकी माँ को भी गोलियां खिलाकर, ये जैसे तू बेहतर समझे उसको मार दे, ये तेरा इनाम है। किसी को क्या पता लगेगा, कह दें डिलीवरी के दौरान अक्सर औरतें मर जाती हैं कि डिलीवरी के दौरान, पहली डिलीवरी थी, मर गई। वो सोच में पड़ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, ले लो ये सारा पैसा भी, इसको गोली मारो इसको। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं करने को तैयार हूँ। उसने कहा, तू सोच रही है बैठी अभी तक, मैं तुझे दौलत दे चुका हूँ, मैं तुझे जिंदगी बख्श रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी तुझे मार दूंगा। वो हाथ जोड़ के बोली, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। वो दिन आ पहुंचा जब चेकअप करती रहती थी, चौधरी ने कहलवा भेजा, वो आ गई। अब जिस दिन डिलीवरी होनी थी, बच्चा पैदा होना था, इसका तरीका ये होता है कि जो एक हवेली होती है, तो एक औरत की चीखो पुकार होती है जब माँ बनने जा रही होती है, तो मर्दों को दूर भेज दिया जाता है ताकि उनके कानों तक ऐसी आवाज़ ना आए। तो चौधरी और जितने भी उसके मुलाजमीन थे, उन सबको दूर भेज दिया गया। जो खवातीन थी मुलाजमा, वो इक्का दुक्का थी, क्योंकि घर में कोई इतना नहीं थे, ज़्यादा मर्द मुलाजिम थे जो बाहर के काम काज करते थे, घर की इक्का दुक्का थी। तो वो जो दाई थी, जब वो वक्त आया तो वो जो इक्का दुक्का खवातीन को साथ अटैच किया गया था कि आपकी देखभाल की, उसने कहा, नहीं अभी ज़रूरत नहीं, अभी तुम लोग बाहर रहो, क्योंकि ये पहला इसका बच्चा है, ये घबराएगी, परेशान हो जाएगी आप लोगों के सामने, मैं जब ज़रूरत होगी आपको बुला लूँगी, अभी बाहर रहो। हवेली का एक फ्रंट डोर होता है, हमेशा एक बैक डोर भी होता है। किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत या कुछ आना जाना, वो बैक डोर भी इस्तेमाल करते हैं, और ये पता होता है दाई और इस तरह के लोगों को। दाई गोलियां अपने साथ लेके गई थी। उसने उसको कहा, ये लो गोलियां खा लो, इससे तुम्हारी तकलीफ़ जो हो रही है ये कम होगी। माँ क्योंकि बनने जा रही हो, पहली दफ़ा है, तुम्हारे बहुत खौफ भी होगा, तकलीफ़ भी होगी, ये गोलियां तुम्हारी तकलीफ़ को कम करेंगी। उसने भी वो गोलियां खा ली, और गोलियां खाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद वो प्रोसीजर शुरू हो गया। जो बच्चे का प्रोसीजर था, उसकी तकलीफ़ कम हुई या नहीं हुई, वो चीखें मार रही थी, यहाँ तक के जो बच्चा पैदा हुआ वो एक हसीनो जमील इंतहाई खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। और जैसे ही माँ के वजूद से वो अलग हुआ, बाहर आया, तो वो एकदम से रोया। और उस दाई ने जैसे ही बच्चे को देखा तो उसके दिल में आया कि इस बच्चे को मारूंगी। ऐसे चांद से खूबसूरत, ऐसे हसीनो जमील बच्चे को, जिसको देख के सेहतमंद माशाल्लाह बच्चा, हाय मैं इसको कैसे मारूंगी। एकदम से उसके दिल में नरमी पैदा होगी। उसने कहा, मैं अगर इसको मारने की बजाय खुद क्यों ना पाल लूं, ये तो कमाल बच्चा है, खूबसूरत बच्चा है। उसी वक्त अपना प्रोसीजर उसने मुकम्मल किया और बच्चे को उसने उठा के चलती हुई पीछे वाले दरवाजे से गई और पीछे झाड़ियों में जाके बच्चे को छुपा आई। वापस आई तो गुलनाज खत्म हो चुकी थी, सांस ना होने के बराबर थी, आखिरी सांसों पे जैसे थी। और वो जो सोच के आई थी अपना काम, तैयार हो गई, चीखती हुई बाहर भागी। उन पहले दो औरतों को बुलाया, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, देखो क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, हाय बीबी जी तो चली गई, हाय बीबी जी तो मर गई। उन्होंने पहले सीना कूटना शुरू कर दिया। अभी उसकी सांसें बाकी थीं, झटके थे, लेकिन उसका वजूद इस तरह ठंडा हो चुका था कि वो पहले ही सीना को भी करना शुरू हो गई। खवातीन के बीबी जी चली गई। अभी उसने कहा ही नहीं था दाई ने कि मर गई है, वो पहले ही कहना शुरू हो गई और ख़बर चौधरी तक भी पहुंचा दी गई कि आपकी बहू बच्चे को जन्म देने के दौरान बच्चा और बहू दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। चौधरी लियाकत अली बहुत रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया कि टूट सा गया। उसकी तो दुनिया उजड़ गई थी। वो जो इस दुनिया में आने वाला था, जो उसका एक वाहिद नस्ल को बढ़ाने का सहारा था, वो भी चला गया। जो बहू, बेटी की तरह बहू थी, वो भी चली गई। वो बड़ा रोया, बड़ा रोया। अब
दाई ने कफन दफन का ही एहतमाम किया। दाई ने ही कहा परेशान मत हो मैं हूँ। उसने ही नहलाया, उसने ही सारा काम किया। चादर लेके खड़े होते हैं और बाकी जिस्म को नहीं देखते, तो वो उस मरी हुई को वो दाई ही सारा नहला रही थी, सारा कुछ कर रही थी, सारा कुछ किया। उसको कफन पहना दिया गया और उसके हाथ में जो अंगूठी थी वो दाई उतारने लगी तो एक लड़की ने कहा नहीं, ये बीबी जी के हाथ से नहीं उतारनी। उसने कहा क्यों? उसने कहा था मैं मरूंगी तो ये मेरे साथ जाएगी। और ये उसने चौधरी का नाम लेके कहा, उनको भी कहा हुआ है कि ये मेरे साथ जाएगी। तो उन्होंने कहा था हाँ ये इसके साथ जाएगी। फिर भी उसने कहा चौधरी से कंफर्म करो। चौधरी से पूछा गया कि उसके हाथ में अंगूठी है, क्या वो उतारनी है? वो नहीं उतारने दे रही मुलाजमे। उसने कहा नहीं, वो उसकी अंगूठी हाथ में रहने दो, वो उसके साथ जानी थी। वो सोच के और धाड़े मार के रोना शुरू हो गया। उसको वो बात याद आ गई कि उसने कहा था कि मरूंगी तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी, तो शौहर ही चला गया था ये जुमला कहने पे, और आज खुद भी जा रही थी, साथ अंगूठी भी जा रही थी। और चौधरी जिस जगह पे बैठा था वो पूछने के लिए आए। गांव वाले इकट्ठे हो चुके थे, खबर सबको मिल चुकी थी क्योंकि कफन दफन का एहतमाम हो चुका था, उसको नहलाया जा चुका था, कफन पहनाया जा चुका था, आखिरी अंगूठी की बात थी। तो वहीं पे बहुत सारे लोग थे। तो जब पूछा गया कि अंगूठी, तो कुछ लोगों ने कहा चौधरी साहब अंगूठी उतार लें, कोई भी चीज़ पहन, जो मुर्दा होता है उसको नहीं पहनाई जाती, उसकी इजाज़त नहीं है, आप अंगूठी उतार लें, ये गलत है। तो ऐसे लोग बातें करना शुरू हो गए। तो चौधरी ने कहा खामोश। वो रो रहा था उदास। उसने कहा जो मैंने कह दिया है तुम में से कोई नहीं बोलेगा, वो उसकी अंगूठी उसकी उंगली में ही जाएगी। तो लोग आपस में एक दूसरे से बातें करने शुरू हो गए, कौन सी अंगूठी, क्या अंगूठी? तो बातें एक दूसरे को पता लगी कोई हीरे की अंगूठी थी, बड़ी महंगी अंगूठी थी, लेकिन वो गुनाह होता है, कहते हैं मुर्दे की चीज़ें उतार लेनी चाहिए, नहीं उतारनी। ऐसे आपस में बातें होती रही, यहाँ तक कि कब्र का एहतमाम कर दिया गया। गुलनाज को कब्र के अंदर दफन कर दिया गया, कब्र को बंद कर दिया गया। और जिस मजदूर ने उस कब्र को खोदा था और उसको जिसमें खाकी को कब्र में रख के बंद किया गया था, वो मजदूर के दिल में लालच पैदा हो चुका था और कब्र बंद हो गई, सब अपने घरों को चले गए। मजदूर घर पहुंचा और बीवी से कहा तुमसे कुछ मशवरा करना है। बीवी ने कहा बोलो क्या हुआ? तो उसने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, उसकी अंगूठी जो हीरे की है, बहुत कीमती सुना है हीरा है, उसकी उंगली में है। तो वो बोली क्या सोच रहे हो? उसने कहा मैं सोच रहा हूँ क्या ये उतार ली जाए। बीवी कुछ लम्हे सोचती रही, कहती हाँ हमारे दिन सुधर जाएंगे कि हीरे की अंगूठी है, वो मजाक नहीं है, क्या तुम उतार सकते हो? उसने कहा हाँ, जिस तरह मैंने कब्र खोदी है उसी तरह खोद के मैं निकाल लूँगा। उसने कहा ठीक है फिर आज ही निकालो, इससे पहले कि कोई और पहुंच जाए और अंगूठी को निकाल ले। चौधरी अपने बिस्तर पर तो लेटा था, लेकिन उसको नींद आज कहाँ आनी थी। आज तो क़यामत की रात थी। पहले बेटा गया, फिर एक उम्मीद पैदा हुई थी कि एक वारिस आ रहा है। आज तो वारिस भी गया था और बहू भी गई थी, और उधर नौकरानी तरीके से जो बच्चा पीछे छुपा आई थी, नहला धला ये करके बाद में बच्चा अपने साथ ले गई। गुलनाज कब्र में थी। रात के 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे पूरा गांव सो जाता था। 8 बजे वो 9 बजे पहुंच गया। उसने लालटेन हाथ में उठाया हुआ था और खोदने के लिए कुदाल जो होती है उसके हाथ में थी। आया, कब्रिस्तान में खड़ा हुआ, उसने हर तरफ देखा, हू का आलम, खामोशी ही खामोशी थी, कहीं पे कोई भी नहीं था। फिर भी उसने तसल्ली की कोई देख तो नहीं रहा। कब्रिस्तान में कौन आता है रात के 9 बजे? लेकिन उसको डर था कि चौधरी की कब्र है, चौधरी की बहू की कब्र है, चौधरी या उसके मुलाजमों में से कोई ना हो। जब तसल्ली हो गई कोई नहीं, हर तरफ खामोशी है, तो उसने ढज पहली चोट मारी, मट्टी उठा के साइड पे डाली, ढज मट्टी उठा के साइड पे डाली और कब्र खोदनी शुरू कर दी। वो एक साइड से खोद रहा था, ऊपर वाले हिस्से को नहीं खोद रहा था। वो इस अंदाज में खड़ा हुआ था जिस तरह एक साइड पे सर हो और एक तरफ टांगे हों, और बिल्कुल साइड पे खड़े हो जाऊं, दरमियान वाली साइड पे, ताकि मैं दरमियान वाली साइड पे ऐसे खड़ा हूं और इस तरह सुराख कर लूं कि उस सुराख में से मैं आराम से थोड़ा सा अंदर जा सकूं और उसके कफन को हटा के उसकी अंगूठी उतार के यहीं पर ही बंद कर दूँ। पूरी खोदूंगा तो बंद नहीं हो सकेगी, पकड़ा जाऊँगा, ताकि किसी को शक भी ना हो। और उसने कब्र खोदता खोदता एक बड़ा सा सुराख कर दिया। जब एक बड़ा सा सुराख हो गया तो उसने लालटेन की रोशनी में देखा, सामने कफन पहने वो लेटी हुई थी।
उसने उसको देखने के बाद लालटेन साइड पे रखा और अपना हाथ आगे घुसा दिया ताकि उस मुर्दा लड़की के वजूद के हाथ को टटोल सके, और हाथ को टटोलने के बाद हाथ के अंदर पहनी हुई जो अंगूठी है उसको उतार सके। वो हाथ को ऐसे टटोल रहा था कि टटोलते टटोलते एकदम से एक हाथ ने उस मजदूर के हाथ को पकड़ लिया, और जैसे उस मजदूर के हाथ को किसने पकड़ा, मजदूर का एकदम झटका निकल गया। वो अपना हाथ छुड़वा रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मुर्दा किसी का क्या कोई हाथ पकड़ सकता है। हाँ, अंदर कब्र में किसी ने कलेयर उसके हाथ को पकड़ लिया था। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका हाथ नहीं छूट पा रहा था। आखिर उसने जोर लगाया और उसके बाद वो दौड़ पड़ा। सामान वहीं, लालटेन वहीं, जूती वहीं, और वो भाग गया। उधर चौधरी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी। सारा घर उदास था, मुलाजिम भी उदास थे। काश वारिस मिल जाता कि 10:30 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 बजे के करीब दरवाजे पे किसी ने बाहर दस्तक दी। दस दस दस। वो जो दरवाजे के अंदर मौजूद थे, जो अपने बिस्तरों पे लेट चुके थे कि आज किसने आना है, कौन आएगा, वो परेशान हुए। एक ने दूसरे से पूछा ये आवाज़ आई है दरवाजे की? उसने कहा यार लगता तो है कोई आवाज़ आई है। दोबारा आवाज़ आई, दस दस दस। उसने कहा यार ये तो आवाज़ आ रही है। उसने कहा हाँ हाँ ये तो आवाज़ आ रही है। वो दोनों उठे, लालटेन जलाया और लालटेन लेके गेट पे पहुंचे। आवाज़ दी, कौन है, कौन खटखटा रहा है इस वक्त रात को दरवाज़ा? तो फिर से दरवाजे पे आवाज़ आई, दस दस दस। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला दोनों के मुंह से चीखें निकल गईं। सामने कफन पहने हुए एक बदरू खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही कफन पहने हुई बदरू को देखा, दोनों के जिस्मों से चीखें निकलीं और वो लालटेन वहीं गिरा के चीखते हुए भागना शुरू हो गए हवेली के उस हिस्से की तरफ जहाँ पे चौधरी साहब रहते थे। और चौधरी साहब भी उन चीखों को सुन चुके थे क्योंकि सोए तो नहीं थे, जाग रहे थे। वो एकदम हड़बड़ा के उठे और बाहर की तरफ आए, देखा मुलाजिम भाग रहे हैं। उनको रोका, रुको रुको रुको, क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी बाहर बदरू आई है। यानी एक रूह होती है जो बुरी होती है, आत्मा, उसको बदरू बोलते हैं सराइकी में, क्योंकि ये सराइकी इलाका है तो उसको रूह या बदरू बोलते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है कि रूह आ गई है, क्या बातें कर रहे हो? चौधरी ने कहा। उसने कहा लालटेन उठाओ। और भी मुलाजिम उठ गए, लालटेन उठाया। अब काफ़ी मुलाजिम उठ गए थे। हवेली में एक शोर समझ गया। चौधरी पहले डिसहार्ड था लेकिन एक बदरू का सुन के, और उसने देखा कि सामने एक कफन में लिपटी कोई रूह है जो चलती हुई अंदर आ रही है। चौधरी भी घबरा गया, ये तो वाकई सही मंजर था, वो तो मजाक नहीं था। तो चौधरी ने कहा कौन हो तुम, कौन हो? वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। लेकिन वो रुकी नहीं, वो चलती चलती आगे आगे। मुलाजिम पीछे हटना शुरू हो गए, लेकिन चौधरी था, वो डरने वालों में तो नहीं था। पीछे हटता उसकी बेइज्जती होती, वहीं पे खड़ा रहा। और वो आगे आई तो कहा बाबा मैं हूँ गुलनाज। चौधरी परेशान, उसने कहा गुलनाज तो मर चुकी है। नहीं बाबा मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। वो परेशान हुआ, तुम कैसे जिंदा हो? उसने कहा मुझे अंदर आने देंगे तो मैं आपको बताऊंगी मैं कैसे जिंदा हूँ। चौधरी को लगा ये आवाज़ तो गुलनाज की है, ये कफन भी गुलनाज का है, तो ये क्या है? जल्दी से चादर लाओ। चादर लेके आए, उन्होंने चादर उस पर डाली। कफन उसने फिर भी पहना हुआ था, उसको चादर पहना के अंदर लेके आए और एक मेन जो हॉल कमरा था वहाँ पे बिठा दिया गया कि पहले तस्दीक हो कोई बदरू है या गुलनाज है। उसको बिठाया। अभी तक मुलाजिम खौफजदा थे, दूर दूर थे, लेकिन चौधरी उसके करीब था और उसको बोला हाँ बताओ क्या वाकई तुम मेरी बेटी गुलनाज हो या कौन हो? तो उसने कहा बाबा मैं आपको बताती हूँ, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी, लेकिन शायद मैं मुर्दा हो गई थी। मेरा बेटा कहाँ है? चौधरी परेशान हो, कहा कौन सा बेटा? तुम तो पैदाइश के दौरान ही मर गई थी, बेटा भी मर गया था। उसने कहा नहीं बाबा नहीं, मैंने अपनी आंखों से अपने बेटे को पैदा होते देखा था। वो जब मेरे वजूद से अलग हुआ था वो रोया था, वो जिंदा था। चौधरी एकदम चौंका, ये क्या कह रही हो? उसने कहा हाँ वो जिंदा है, उसने मुझे गोलियां खिलाई थी कि दर्द बहुत कम होगा, उसके बाद मेरी आंख बंद होगी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानती,
मेरी आंख उस वक्त खुली है जब मैं कब्र के अंदर लेटी हुई थी और कब्र के अंदर कोई दज 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 की आवाज़ पैदा कर रहा था। तो एकदम से मेरी आंख खुली, घूप अंधेरा था उधर, और जैसे मेरी आंख खुली मुझे खांसी आई, मैंने उल्टी की, वहां पे मुझे उल्टी सी आ गई और काफ़ी बड़ी मुझे एक उल्टी आई। उल्टी के बाद एक हाथ आके मेरे वजूद को टटोल रहा था, तो मैंने उस हाथ को पकड़ा और कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन शायद वो डर गया था, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैंने उसको मदद के लिए कहा, लेकिन वो शायद डर गया था। मैं जिंदा थी, उसने समझा शायद मुर्दा जाग गया है या मुर्दे ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। शायद वो मेरी आवाज़ को सुन पाया या नहीं सुन पाया, लेकिन वो हाथ जल्दी से छुड़ा के भाग गया। लेकिन अंदर अब हवा आ रही थी, वो काफ़ी बड़ा सुराख कर चुका था, और उस सुराख के अंदर से मैं जैसे कैसे बाहर निकली हूँ और मैं चलती हुई हवेली तक आ गई हूँ। ये है कहानी बाबा, मैं जिंदा हूँ। चौधरी समझ चुका था। कहता है इसी लम्हे जाओ और उसी दाई को बच्चे समेत लेके आओ। मुलाजिम तो गुस्से से पागल बंदूकें लेके सीधा दाई के घर पहुंचे। चारों तरफ से घर को घेर लिया, दरवाज़ा तोड़ के अंदर के वो डर गई। उन्होंने बंदूकें जाके ताल ली। कहाँ है बच्चा, निकालनी तो तुझे अभी गोली मार देंगे। सब कहानी पता लग गई है, गुलनाज जिंदा है। वो डर गई, उसने हाथ जोड़ लिया, उसने कहा हाँ बच्चा जिंदा है, ये रहा बच्चा। बच्चा उसने दे दिया। वो उसको बालों से पकड़ के सीधा चौधरी लियाकत अली के पास ले आए। चौधरी ने कहा ये बैठी है मेरी बेटी, मेरी बहू, तूने क्यों किया जालिम औरत, तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? उसने कहा चौधरी साहब मेरे पास एक ऑप्शन थी, या अब मैं मर जाऊं या अपनी ज़िंदगी बचाऊं। मैं डर गई थी। उसने कहा था जिंदा रहना चाहती हो या मरना चाहती हो? मैंने कहा जिंदा रहना। तो उसने मुझे एक जेवरात की पोटली दी और कहा ये काम करना है। मैं अभी सोच ही रही थी कि उसने पोटली वापस लेके बंदूक तान ली थी कि मार दो इसको, तो मैं डर गई। मैंने कहा मारो मत, मारो मत। और मैं डरी हुई थी, मैं आपको कैसे बताती। मुझे पता था वो बहुत ताकतवर है, और हाँ उसी ने ही गुलनाज के शौहर को मारा है। वो हंस हंस के कह रहा था वो बेजाद ही था। ये वही लड़का है जिसको आपने रिश्ता ठुकराया था। वो गुस्से में बोली जा रहा था कि उसने मुझे ठुकराया तो मैंने बदला लिया। उसने वहीं पे गुस्से में बताया है गुलनाज के शौहर को मारने वाला भी वही है। अब उसने मुझे भेजा था, अगर मैं उसका ये काम नहीं करूंगी तो वो किसी के ज़रिए कह के मरवा देगा इनको। तो मैंने डर की वजह से ये काम कर दिया। लियाकत अली एक समझदार शख्स था, जानता था कि उसने अपनी ज़िंदगी को बचाया है, ये बुरी औरत नहीं है, कभी इसने गलत नहीं किया। कहा एक शर्त पे तुझे छोड़ सकता हूँ, दोबारा ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा मत करें। उसने कहा मैं वादा करती हूँ, मैंने पहले भी नहीं किया, मौत के डर से मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि उसने कहा था बच्चे को मार देना। मैंने इसको गोलियां खिलाई थी, ये बेहोश हो गई या मर गई। लेकिन जब मैं इसको नहला रही थी उस वक्त इसकी हल्की हल्की सांस चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि नौकरानियों को जब मैंने बुलाया कि बीबी जी, तो अभी मैं पूरा बोली भी नहीं थी, उन्होंने आके देखा तो उन्होंने सीना को भी शुरू कर दी थी कि हाय बीबी जी मर गई। तो बस मेरा काम आसान हो गया। मैंने भी कहा हाँ बीबी जी मर गई। अभी तो उनको मैं कवर करती, लेकिन वो पहले ही बोल पड़ी कि बीबी जी मर गई हैं। तो अब औरतें तो घर में थी नहीं, मैं एक दाई थी, तो मैंने नहलाना था। तो वो इसको हल्का हल्का इसका सांस था, लेकिन जैसे कैसे कफन पहना के इसको मैंने भेज दिया। और बच्चा जब पैदा हुआ था तो मेरे दिल को भाग गया था, इसलिए मैंने उसको मारा नहीं। खैर चौधरी ने उसको इस शर्त पे तो माफ़ कर दिया कि वो कभी किसी को दोबारा किसी के साथ ऐसा गलत नहीं करेगी। लेकिन चौधरी को एक वारिस मिल गया था। वो चौधरी जो बहुत रोया था, खुदा के आगे इतना गिड़गिड़ाया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले मेरी बीवी ले ली, मैंने दूसरी शादी नहीं की, बेटे के लिए ज़िंदगी गुजार दी। जब बेटे का वक्त आया उसकी शादी की, तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। और जब फिर मायूसी या अल्लाह शामिल हो गई, ज़िंदगी फिर ख़त्म हो गई, अंधेरी रात हो गई, फिर एक उम्मीद की किरण आई कि मेरी बहू माँ बनने वाली है, मेरा वारिस आने वाला है। फिर से एक उम्मीद की किरण जाग गई, और फिर तूने ऐसा मेरे साथ या अल्लाह नाराज़गी अख्तियार की, बहू भी ले ली, मेरा वारिस भी ले लिया। तो बहुत रोया था, बहुत गिड़गिड़ाया था। तो तभी जब उसने दाई की बात सुन ली तो वो सजदे में गिर गया और रो रो के उसने कहा मेरे मालिक, मैंने तुझसे जितना भी गिले शिकवे किए मुझे माफ़ करना। लगता है तूने मेरी दुआ सुन ली, मेरी बहू, मेरी बेटी और मेरा वारिस मुझे मिल गए हैं। अब घर के अंदर फिर से एक खुशियों की लहर दौड़ गई, और वहीं पे चौधरी ने कहा इस हवेली का पहरा बढ़ा दिया जाए।
और बंदे जितने भी चाहिए उनको अपने साथ लगाओ, कोई परिंदा भी पर ना मार सके, मेरे वारिस को और मेरी बेटी को कोई मैली आंख से ना देख सके। पहरा दो। मुलाजिम थे, जान देते थे, चौधरी उनका ख्याल रखता था, देखभाल करता था, एक नेक शख्स इंसान था। उधर जहाँ गुलनाज के माँ बाप भी रो के चुप कर गए थे, उनको भी पता लगा बेटी ज़िंदा है और उसका बच्चा भी है, वो भी अपने कई बंदे बुला कर ले आए कि इस हवेली की हिफाजत करो। वो मारने की कोशिश करेगा क्योंकि वो जालिम शख्स बेहजाद खबीस इंसान डाकू बन चुका था और उसी ने ही उसके शौहर को मारा था। यूं चौधरी ने पुलिस से राब्ता किया और उनसे कहा, मुझे हर सूरत उस शख्स बेहजाद को गिरफ्तार कराना है। अगर आपके पास नफरी कम है, आपको बंदे मैं देता हूँ। आपको किसी चीज़ की कमी है वो मैं देता हूँ। दौलत पैसा लगाना है वो मैं देता हूँ। असला चाहिए मैं देता हूँ। कुछ भी चाहिए मुझे, वो बंदा ज़िंदा चाहिए और मैं चाहता हूँ उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिले। और ऐसा ही हुआ। उसने पानी की तरह पैसा लगाया। मुखबर जासूस इधर उधर फैलाए, मुखबरी करते रहे। वो कहते हैं काफ़ी टाइम के बाद उस पूरे डाकुओं पे पुलिस ने हमला किया था। काफ़ी मारे गए थे, लेकिन उसमें बेहजाद गिरफ्तार हो गया था और उसको कानून के हिसाब से सज़ाए मौत हो गई थी। और ये बहुत पुराना वाक़या है, लेकिन आज का वहीं का सच्चा वाक़या है। मैंने जिस तरह स्टोरी के शुरू में कहा, मुख्तारा माई का जिक्र किया था, कहा था उससे जुड़ी कहानी है। तो इस तरह की लड़ाइयाँ, डाकू मारना, कत्ल करना, गैरत के नाम पे गोलियां मार देना, ये पुरानी वहाँ का कल्चर है, पुराना कल्चर है। स्पेशली जतोई जहाँ की मुख्तारा माई है, ये कहानी भी जतोई की है, मुख्तारा माई भी जतोई की है, जिसके साथ वट्टा सट्टा के नतीजे में गुनाह किससे हुआ था और सज़ा मुख्तारा माई को दी गई थी। तो इस तरह के वाक़यात वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन कभी अखबारों में नहीं आए थे, टीवी में नहीं आए थे, इसलिए वो इलाके हाईलाइट नहीं थे। ये कहानी भी वहाँ की मशहूर कहानी है, लेकिन हाईलाइट क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि बैकवर्ड इलाका है, ऐसी ख़बरों को टीवी नहीं चलाता, वहाँ पे कोई टीवी के नुमाइंदे नहीं हैं, अखबारों के नुमाइंदे नहीं हैं। लेकिन वो एक खुशकिस्मत कह लीजिए, बदकिस्मत भी कह लीजिए कि उसके साथ ज़्यादती हुई तो बदकिस्मत ठहरी, लेकिन खुशकिस्मत इस सेंस में कि उसको इंसाफ मिल गया। उसकी आवाज़ एक अखबार ने उठाई और उस अखबार से इंटरनेशनल लेवल पर चली गई और बाहर की जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें थीं, हकूक़ नस्वां की तंजीमें थी, औरतों के हकूक़ की जितनी भी तंजीमें थीं, वो उठ खड़ी हुई और उनकी वजह से पाकिस्तान स्पेशली रियासत को एक्शन में आना पड़ा और वो केस जो मुख्तारा माई का केस था हाईलाइट हो गया। और इस तरह हाईलाइट हुआ कि वो जो मुजरिम थे, एक ताकतवर थे, जो वडेरे थे, जो चौधरी थे, जो अपने आप के क्या चीज़ें समझते थे, कभी कोई उनको हाथ नहीं डाल सकता था, वो भी इसी तरह गिरफ्तार हुए थे क्योंकि ये केस ऊपर से प्रेशर था इंटरनेशनल, इसलिए वो पकड़े गए थे, वरना वो कभी पकड़े ना जाते। और तब मुख्तारा माई को इंसाफ मिला था। वो एक चौधरी की बेटी थी गुलनाज, तो उसका शौहर मारा गया। गुलनाज और उसके बेटे को अगले ने मरवाने की कोशिश की डाकू बन के। ऐसे वाकयात वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की स्टोरी में मुझे मुख्तारा माई जो याद इसलिए आई कि अगर शायद मेरी वो कहानी सुन ले, मुझसे रब्ता करें, क्योंकि मैंने बहुत खूबसूरत लम्हे 2 दिन 3 दिन वहाँ पे गुजारे थे। वहाँ उसने स्कूल बनाया हुआ था बच्चियों का। मुख्तारा माई जब वो बनी तो उसने क्या किया, अपने बहुत बड़े घर के अंदर, बहुत बड़ा घर था उसका, बच्चियों का स्कूल था। उसने मुझे क्यों बुलाया था? उसने मुझे बुलाया था कि इन बच्चियों के साथ प्रोग्राम करो। और वो गरीब छोटी छोटी बच्चियां थी जो गांव के, जिनको पढ़ने नहीं देते थे, उनको पैसे भी देती थी, खाना पीना भी देती थी, दूध भी देती थी। और उन बच्चियों के लिए उसने मुझे बुलाया था कि इनके साथ प्रोग्राम करो, इनके साथ मजाक करो, इनको हंसाओ, इनको खुश करो। और मैंने उन लड़कियों के साथ, उन बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियां थी, जब शो किया था मुझे बहुत खुशी हुई थी। और मुझे वो आज भी उसका कमरा याद है, बहुत बड़ा कमरा था। उसकी पूरी फैमिली मुख्तारा माई के वहाँ पे जमा थे, वो बैठे हुए थे, बड़ा प्यार दिया, बड़ा खाना खिलाया, बहुत रिस्पेक्ट दी थी। तो मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं दिल से इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि वो औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, गरीबों के लिए आज भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया, लेकिन नखरा गरूर नहीं दिया। आज भी वो एक सादा इंसान है, आज भी एक बहुत अच्छी इंसान है। अल्लाह ताला उसको खुश रखे। मैं दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ और करता रहूँगा, हमेशा उनके लिए दिल से दुआएं मांगता हूँ। ये थी जी कहानी जो ज़िला मुजफ्फरगढ़ और तहसील जतोई से, जिनका नाम है हफीज़ुल्लाह, जिन्होंने कहानी भेजी। ये उनका रियल नाम है, लोकेशन भी रियल है, मुजफ्फरगढ़ ज़िला है, तहसील जतोई है।
ये रियल उन्होंने कहा था, मैंने रियल बता दी, जो बाकी नाम थे उन्होंने फ़र्ज़ी का, मैंने फ़र्ज़ी बता दिए। तो आज की कहानी को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोग भी कहानी भेजना चाहते हैं तो एंड पे मैं नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप मुझे अपनी कहानी भेजिए। लेकिन कहानी भेजने का तरीका ये है कि कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। लिख के भेजना चाहते हैं तो आप कहानी को लिखिए, नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम, जितने भी कहानी के किरदार हैं सब रियल लिखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं रियल ना बताऊँ, फ़र्ज़ी बताऊँ, तो आप फ़र्ज़ी नाम भी साथ में लिख दीजिएगा और आप उस लिखी हुई कहानी को सेंड कर दीजिए, या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया तो उसको सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद अलग से एक आपने नया मैसेज लिखना है और उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है, स्टोरी, इंग्लिश में STORY, इंग्लिश में स्टोरी लिखना है। उर्दू में भी अगर इंग्लिश नहीं लिखनी आती, उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं। सबसे लास्ट में अलग से एक मैसेज लिखना है स्टोरी, और उसको भी सेंड कर देना है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर जिस पे आपने भेजना है +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे जमा 923113665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।